Hello and welcome to Chetan Bharat Learning. In today's session, we are going to discuss important current affairs on social issues from 4th of March to 10th of March 2023. In today's session, we are going to discuss issues like guideline for celebrities and influencers on social media platform. तो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं जो एडवर्टीजमेंट करते हैं किसी प्रोडक्ट की और अपने ग्राहकों को मिसलीड ना कर सकें, और खासकर वो ग्राहक जो इनके फॉलोअर्स हैं, उसके लिए एक गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. देन जन औषधि दिवस, हालांकि शुरुआत तो जन औषधि केंद्र की 2008 में की गई थी, लेकिन इसकी कुछ अचीवमेंट्स और खासकर मार्च के पहले हफ्ते में एक पूरा वीक सेलिब्रेट किया गया है जन औषधीज के बारे में या जेनरिक मेडिसिन के अवेयरनेस को बढ़ाने के बारे में. देन स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड, सो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक नया कॉर्पस, हालांकि पहले से कॉर्पस चला रहा है, इसकी मेजर तौर पे प्रमोशन. देन विमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक, एंड फर्दर द वर्ल्ड बैंक्स लोन $1 बिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक से इंडिया के हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करने के लिए. टुवर्ड्स द एंड वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आवर डिस्कशंस. नाउ वी मूव टू अवर very first topic, that is guideline for celebrities and influencers on social media platforms. So जो important note करना है वो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक गाइडलाइन रिलीज की है टू ऑल दीज कैटेगरीज जो भी वर्चुअल माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं. तो उस प्रमोशन के दौरान उनको किन चीजों का ख्याल रखना है, क्या गाइडलाइन है. नाउ वी कम टू गाइडलाइन का जो नाम है, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंटली नोट कर लेना है दैट दिस इज नोन एज एंडोर्समेंट नो हाउस एंड इट एम्स टू इंश्योर कि जो भी सेलिब्रिटीज हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ये अपने फॉलोअर्स को, जो फर्दर इनके प्रोडक्ट के कस्टमर भी बनेंगे जिनकी ये प्रमोशन कर रहे हैं, एक तो उनको मिसलीड ना कर सकें, और दूसरा इनका सारा का सारा प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट शुड बी सूटेबली इन लाइन विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019. नाउ वी कम टू डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने जनवरी में भी गाइडलाइन इशू की थी जिसमें ऐसे इन्फ्लुएंसर या फिर जो वर्चुअल अवतार के थ्रू जो भी किसी तरह का प्रमोशन करते हैं किसी प्रोडक्ट का, तो उस प्रमोशन वीडियो के अंदर या उस प्रमोशनल मैसेज के अंदर इनको अपना मटेरियल कनेक्शन या फिर जिस भी इंडोर्सिंग प्रोडक्ट को ये कर रहे हैं तो अपना मटेरियल कनेक्शन भी शो करना होगा. दैट मीन्स टू से द गवर्नमेंट एक्सप्लेन्ड इन इट्स गाइडलाइन दैट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स शुड क्लैरिफाई व्हाट इट मेंट बाय द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सर्ड, कोलैबोरेशन और पेड प्रमोशंस. जैसे पहले एक गाइडलाइन ये थी कि जब भी कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी अपने सोशल मीडिया पे किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है, उससे रिलेटेड कोई कंटेंट डालता है, तो एक डिस्क्रिप्शन देना होगा कि ये ऐसा कोई, कई बार इस तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं जैसे उसमें लगता है कि ये सेलिब्रिटी पर्सनल यूज के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन देनी होगी. जैसे ज्यादातर शब्द आप देखेंगे पेड प्रमोशन लिखा हुआ, या फिर कई बार लिखा होता है इन कोलैबोरेशन विद प्यूमा या अदर या एडिडास, जब इस तरह के प्रोडक्ट को कोई लॉन्च करते हैं. सो अब आगे गाइडलाइन ये भी है कि अपने मटेरियल कनेक्शन को या इस तरह के वर्ड एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सरशिप या कोलैबोरेशन या पेड प्रमोशन का मतलब क्या है ये भी एक्सप्लेन करना होगा. देन वी कम टू गाइडलाइन जो इशू की गई है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली अगर मिसलीडिंग कोई एडवर्टीजमेंट है प्रोडक्ट की या अपने फॉलोअर को मिसलीड करता हुआ कोई ऐसा प्रोडक्ट का प्रमोशन किया गया है तो 50 लाख तक का फाइन हो सकता है, और साथ ही ये भी ऑर्डर किया जा सकता है दैट पर्टिकुलर सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर 2 साल तक उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करेगा. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूज से भी डिबार किया जा सकता है. तो 2 इंपॉर्टेंट पेनल्टीज हैं, एक 50 लाख तक का फाइन हो सकता है और दूसरा सोशल मीडिया के यूज पर 2 साल तक का बैन भी लगाया जा सकता है. अब ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है या गवर्नमेंट को गाइडलाइन क्यों लानी पड़ रही है? तो एक तो ये कि सोशल मीडिया की आउटरीच बहुत ज्यादा है, बहुत इंपैक्टफुल है आज के टाइम पे. मतलब ये कि जब टीवी पे कोई ऐड आती है तो वो पता होता है कि एडवर्टीजमेंट है तो पैसे लेके किसी सेलिब्रिटी ने किया है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल से या ट्विटर हैंडल से अगर किसी चीज की प्रमोशन करें तो अभी भी उतनी जागरूकता नहीं है. कई बार उसको ऐसे ले लिया जाता है कि ये सेलिब्रिटी पर्सनल तौर पे इसका यूज कर रहा है तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होगा, और इसका आउटरीच या इंपैक्ट बहुत ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है. जैसे हम विराट कोहली साहब की बात करें तो इंस्टाग्राम पे इनके 23 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर है. मतलब 23 करोड़, पता नहीं कितने मुल्कों की आबादी इतनी नहीं है. अब जब ये किसी प्रोडक्ट का
इन डिस्गाइज अगर प्रमोशन करने लग जाएं तो एक बड़ा मार्केट बेस तक ये मिसलीडिंग एड को पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह की चीजों के ऊपर रोक लगाने के लिए, और ये फैक्ट और भी क्रिटिकल तब हो जाता है जब हमें ये पता चलता है कि जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के केसेस की जांच करती है, उसके अगर डेटा को हम देखें तो जितने भी केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, ओवर द अबव उसमें से 30% केसेस आर रिलेटेड टू इन्फ्लुएंसर रिलेटेड वायलेशंस। तो सोशल मीडिया पे जो फेक प्रमोशंस हैं या मिसलीडिंग प्रमोशंस हैं, ये ज्यादा क्रिटिकल होता चला जा रहा है। देन वी कम टू व्हाट इज द नीड। वैसे हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि क्या नीड है, क्योंकि सोशल मीडिया इंपैक्टफुल बहुत ज्यादा फॉलोअर जुड़े हुए हैं, एंड फॉलोअर्स विल बी टर्न इनटू द कस्टमर, मे बी फॉर द रॉन्ग प्रोडक्ट फॉर रॉन्ग रीजंस। नाउ वी कम टू इंडिया के अंदर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केट है 2025 तक, अगर हम इसके इकोनॉमिक कैपेसिटी की बात करें तो 2800 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुका होगा ये 2025 तक, और ये तब है जब टिकटॉक बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर। नाउ वी कम टू what is the issue of misleading advertisement? So just to nitty gritty, if we encounter a question, so misleading advertisement violates the right to choose and right to be correctly informed about the products and the services. तो right to choose जो आपका life and liberty का भी एक पार्ट है, या right to know है, ये उसको violate करता है। Then false advertisements falsely portrays the use of product causing harm to the customers, and further deceptive marketing of the particular products. Next topic is जन औषधि दिवस। सो माइनर करंट अफेयर, बस इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर लेना, हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके का कुछ सेलिब्रेट किया गया है फिलहाल इंडिया के अंदर। सो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने जन औषधि दिवस सेलिब्रेट किया है, और एक पूरा पखवाड़ा सेलिब्रेट किया गया है मार्च 1 से मार्च 7 के दौरान, और इसको इसलिए सेलिब्रेट किया गया है ताकि देश में जन औषधि को लेकर ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सके। नाउ वी कम टू प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, PMBJP, नॉट भारतीय जनता पार्टी, रादर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसको 2008 में लॉन्च किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब 2023 में 31 जनवरी तक इस परियोजना के थ्रू 9082 स्टोर्स खोले जा चुके हैं, जो जन औषधि केंद्र हैं, जहां पर जेनेरिक मेडिसिन सस्ते दामों में अवेलेबल होती हैं। ऐसे 9082 स्टोर्स खोले जा चुके हैं, और देश में 764 डिस्ट्रिक्ट में से 743 डिस्ट्रिक्ट इस पर्टिकुलर योजना के अंदर कवर कर लिए गए हैं। नाउ वी कम टू स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि देश के कोने कोने तक जो जन औषधि केंद्र हैं वो खोले जाएं, ताकि लोग जेनेरिक मेडिसिन को अवेल कर सके, वो भी कम दामों पे। जो जेनेरिक मेडिसिन का मोटा माटी कंसेप्ट है वो ये है कि जिन कंपनी दवाइयों के, जैसे बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये सॉल्ट्स को यूज करके महंगे दामों पर कुछ मेडिसिन बेचती हैं। अब उनमें से कई मेडिसिन के पेटेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपायर हो जाते हैं। अब उसको जेनरिकली भी डेवलप किया जा सकता है, तो IPR वायलेशन नहीं है। तो उन्हीं सॉल्ट्स को यूज करके जेनेरिक मेडिसिन क्रिएट की जाती हैं, जो एज कंपेयर टू कंपनी मेडिसिन काफी सस्ते दामों पर मिलती हैं, जबकि इफेक्ट उनका वही होता है जो प्रीवियसली हाई कॉस्ट मेडिसिन का था। तो इस तरह की दवाइयों को एक पर्टिकुलर स्टोर के थ्रू जनता तक पहुंचाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सो गवर्नमेंट ने अब एक टारगेट भी सेट किया है कि जो 9082 स्टोर क्योंकि खोले जा चुके हैं ऑलरेडी, तो दिसंबर 2023 तक इन स्टोर्स की गिनती 10,000 में पहुंचा देनी है। देन वी कम टू जो बास्केट है, मतलब के प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं जन औषधि केंद्र के ऊपर, इसमें 1759 मेडिसिन इन्वॉल्व हैं, जेनरिक मेडिसिन, और इसी के साथ 280 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद हैं। और इसके अलावा ये तो सिर्फ मेडिसिन की बात नहीं है, तो जो डाइटरी सप्लीमेंट या फिर हम कहें प्रोटीन बेस्ड सप्लीमेंट है, वो भी उस तरह के प्रोडक्ट इन जन औषधि केंद्र पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन पाउडर, माल्ट बेस्ड फूड सप्लीमेंट, प्रोटीन बार, इम्यूनिटी बार, इवन सैनिटाइजर्स, मास्क, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2-4 जेनरिक मेडिसिन मिले। ओवर एंड अबव हेल्थ सेक्टर के अंदर जितनी भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं इन इक्विपमेंट्स के थ्रू या मेडिसिन या फिर सप्लीमेंट ऑफ डाइट के थ्रू, वो सारे प्रोडक्ट्स अब यहां पर अवेल हो रहे हैं। नाउ वी कम टू
Swamin Investment Fund. So this particular investment fund is called as Special Window for Affordable and Mid-Income Housing Investment Fund. और इस पर्टिकुलर फंड के थ्रू रिसेंटली 130 प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिया गया है जो ओवर एंड अबव 12,000 की कॉस्ट के प्रोजेक्ट हैं। नाउ 2019 में इस पर्टिकुलर फंड को एनरोल किया गया था और अभी तक 20,557 घर इसके थ्रू क्रिएट किए जा चुके हैं और फर्दर आने वाले 3 सालों में टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज के अंदर, मतलब ऐसे 30 टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज चूज किए गए हैं जहां पर 81,000 से ज्यादा घर बना दिए जाएंगे। नाउ वी कम टू स्वामी फंड है क्या। सो बेसिकली ये स्पेशल फंड एनरोल किया गया है वो सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो किन्हीं वजहों से डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो वहां पर एक फंड के थ्रू फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाई जाए। मोटे तौर पे ये है कि कोई भी डेवलपर एजेंसी, डेवलपर इन्वेस्टमेंट कोई प्रोजेक्ट शुरू कर देता है हाउसिंग का। अब या तो शॉर्टेज ऑफ फंड की वजह से या किसी और लिटिगेशन की वजह से अगर वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है तो डेवलपर को तो जो फाइनेंशियल लॉस है वो तो है ही, और साथ में कई बार इन्वेस्टर्स से पैसा लिया होता है और इन्वेस्टर्स में कई बार वो होते हैं जिन्होंने घर बुक कराए होते हैं, मतलब आम जनता जो होते हैं ना वो स्कीम के आप पहले इतना पैसा जमा कर दीजिए तो 5 लाख 5 साल बाद आपको ये घर इतनी कीमत पे मिल जाएगा। तो फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी पैसा और जो कस्टमर है उनका भी बहुत सारा पैसा फंसा होता है, तो टोटल लॉस कॉजिंग सिचुएशन हो जाती है डेवलपर के लिए भी और साथ में बायर के लिए भी। लोगों को घर नहीं मिल पाते हैं और इसके अलावा जो हमारा वैल्यूएबल रिसोर्स है वो लैंड है या फिर जो मटेरियल कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज किया गया है वो भी डंप होकर रह जाता है। तो अल्टीमेट लॉस कॉजिंग सिनेरियो होता चला जा रहा है और लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग अवेल नहीं हो पा रही है। तो इस ग्रिम सिचुएशन से निकालने के लिए ये पर्टिकुलर विंडो या ये फंड ओपन किया गया है। नाउ दिस स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, तो एक तो समझ चुके हैं कि इंटेंडेड बेनिफिशियरी कौन है, तो ये हाई इनकम ग्रुप नहीं है। सो मिड इनकम जो कैटेगराइज्ड है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स और उनके जो अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटी है उनके लिए इन्वेस्टमेंट फंड है। और याद रखें ये इंडिया का लार्जेस्ट सोशल इंपैक्ट फंड है जिसको फॉर्म किया गया है फॉर completing stressed and stalled residential project. Now, this particular fund is sponsored by Ministry of Finance of Government of India. But इस फंड को मैनेज कौन करता है? तो मैनेज करता है by SBI Cap Ventures Limited, which is a state bank group owned company. So this particular company जो स्टेट बैंक ग्रुप ओन करता है SBI Cap Venture, ये इस फंड को मैनेज करता है on behalf of the Government of India. Now we come to that. फंड किसको कंसीडर करता है, कौन से प्रोजेक्ट को कंसीडर करता है? तो अक्सर आपने देखा होगा जो प्रॉफिट मेकिंग वेंचर्स हैं उनके लिए फंड क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन यहां पर ये पर्टिकुलर फंड क्रिएट किया गया है स्ट्रेस्ड रिडन वेंचर्स के लिए। तो ये पर्टिकुलर फंड कंसीडर करता है फर्स्ट टाइम डेवलपर जो है, जो पहली बार कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, या फिर एस्टैब्लिश्ड डेवलपर हैं बट विद ट्रबल्ड प्रोजेक्ट। अब वो प्रोजेक्ट किसी भी वजह से ट्रबल हो सकता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली है उससे पहले, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था तो अब कोई स्टे ऑर्डर आ गया उसके ऊपर, या फिर लैक ऑफ फंड्स हो चुका है, किसी और तरह की लिटिगेशन का सामना कर रहे हैं। देन डेवलपर्स विद अ पुअर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्टॉल्ड प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा डेवलपर है जिसके बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टॉल्ड पड़े हैं उसके लिए भी ये फैसिलिटी अवेल कराएगा। और साथ में कस्टमर कंप्लेंट्स एंड एनपीए अकाउंट्स, तो जो भी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो जाते हैं जिन डेवलपर के अकाउंट्स के, उनको डील करेगा। एंड इवन प्रोजेक्ट्स वेयर देयर आर लिटिगेशन इश्यूज, तो अगर अब जैसे हम जानते हैं कि लिटिगेशन इशू अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर हो जाए तो नॉर्मली कोई इन्वेस्टर उसके अंदर पैसा नहीं लगाता, तो ये फंड लिटिगेटेड प्रॉपर्टी के लिए भी अपने फंड्स को ओपन कर सकता है। देन इट इज कंसिडर्ड एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ डिस्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट। सो वन थिंग, क्योंकि इंडिया के अंदर इस तरह के हजारों हजार लाखों लाख प्रोजेक्ट पड़े हैं और उसकी वजह से जो इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर एक ह्यूज पोटेंशियल है उसको हम मटेरियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और फिर खासकर हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अपने घर नहीं है और वो पैसा भी फंसाए बैठे हैं तो उनके फंडामेंटल राइट्स भी वॉलेट होते हैं, तो उन सब की हेल्प आउट के लिए ये पर्टिकुलर फंड को ओपन किया गया है। वी मूव टू
The Women Business and Law 2023 रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक, इस पर्टिकुलर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर रिलाय किया जाता है 8 इंडिकेटर्स या पैरामीटर्स के ऊपर, जिससे मेजर किया जा सके क्या विमेन किसी कंट्री के अंदर इक्वल फुटिंग पे हैं विद मेन या उनसे पीछे हैं। देन इसके अंदर 0 से लेके 100 तक का स्कोर दिया जाता है इन 8 इंडिकेटर को वेटेड मेजर देने के बाद, और 100 परफेक्ट स्कोर है। मतलब किसी कंट्री का अगर स्कोर 100 है तो वहां पर मेन एंड विमेन दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं इन ऑल द अपॉर्चुनिटीज जो भी सोसाइटी के अंदर है या बिजनेस या बाकी फील्ड के अंदर है। और दूसरी तरफ अगर 0 स्कोर है या 0 के जितना करीब होता चला जाएगा तो उतना ही वहां पर फीमेल आर लैगिंग बिहाइंड द मेन इन ऑल द opportunities. Now we come to the overall report. So दुनिया में सिर्फ 14 कंट्री हैं जिन्होंने एक परफेक्ट 100 स्कोर किया है, और इसके अलावा फिर जो बाकी कंट्रीज हैं वो अलग अलग स्थान पर हैं फीमेल और मेल की स्टैंडिंग के अंदर। इंडिया की अगर हम बात कर लें तो इंडिया का स्कोर कंपैरेटिवली काफी अच्छा है, 74.4 स्कोर किया है, और साउथ एशियन रीजन में जो साउथ एशियन रीजन का जो ग्लोबल एवरेज है वो है 63.7%। तो इससे अबव स्कोर किया है 74%, और साउथ एशियन रीजन में सिर्फ नेपाल हमसे आगे है, दैट इज 80.6 का स्कोर है उसका। नाउ वी कम टू द इंडेक्स यूज द डेटा ऑन द लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल इन मुंबई। अब यहां पर एक क्रिटिसिज्म है इस रिपोर्ट का, जैसे ज्यादातर रिपोर्ट के साथ कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। जैसे इसके साथ ये है कि जो 8 पैरामीटर्स हैं उसमें से ज्यादातर जो पैरामीटर हैं वो ये हैं कि डिफरेंट फील्ड के अंदर जो लॉज हैं फॉर विमेन प्रोटेक्शन या विमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेल कराने के लिए, उनकी इक्वालिटी के जो लॉज हैं उनको चेक किया जाता है कि कितने बेहतर लॉज हैं। अब उसमें भी इसकी जो इम्प्लीकेबिलिटी है कि ये लॉज कितने वर्केबल कंडीशन के अंदर है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं हो पाता है इन प्रैक्टिकल सेंस, और ऊपर से ये रीजनल बायस हो जाता है। जैसे इस रिपोर्ट में हम देख रहे हैं कि जो लॉज मुंबई में एप्लीकेबल हैं उनका सर्वे किया गया है, एंड मुंबई इज नॉट इंडिया, सो जो फार रीचिंग हिंटरलैंड है इंडिया के, वहां पर इस तरह का डेटा कलेक्शन नहीं किया गया, तो एक लिमिटेड सा डेटा हो जाता है जो सारे कंट्री की दशा को बयान नहीं करता है। स्टिल वी चेक किन पैरामीटर्स पे इंडिया ने अच्छा परफॉर्म और किस पैरामीटर पे इंडिया ने बैड परफॉर्म किया है। तो परफेक्ट स्कोर इंडिया का आया है दैट indicators like constraints on freedom of movement, laws affecting women's decision to work, and constraint related to marriage and maritime कॉपरेशन। और जिन चीजों पे पिछड़ रहे हैं विमेन इंडिया के अंदर वो पॉइंट्स हैं लॉज अफेक्टिंग विमेन्स पे, तो एक तो वेज डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, देन लॉज अफेक्टिंग विमेन्स वर्क आफ्टर हैविंग चिल्ड्रन, तो बच्चे होने के बाद वो काम छोड़ देना एंड ऑल दैट थिंग या काम छूट जाना, देन कंस्ट्रेंट्स ऑन विमेन स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस, जेंडर डिफरेंस इन प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी राइट नहीं है बहुत सारी सोसाइटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर फीमेल को, एंड इनहेरिटेंस, एंड लॉज अफेक्टिंग द साइज ऑफ अ वुमेन्स पेंशन। तो इन सारे पैरामीटर्स पे विमेन आर फार लैगिंग बिहाइंड द मेल काउंटर पार्ट। देन वी कम क्या रिफॉर्म सजेस्ट किए गए हैं इंडिया के लिए इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर। सो वेरी फर्स्ट, एक तो लीगल इक्वालिटी फॉर विमेन, इसको ज्यादा बेहतर बनाना है, तो ज्यादा से ज्यादा लॉज ऐसे चाहिए जो विमेन को डिफरेंट अरीना के अंदर इक्वल फुटिंग प्रोवाइड करते हो। देन मैंडेटिंग इक्वल रिम्यूनरेशन फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू, सो जो डीपीएसपी का भी मैंडेट है दैट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, उसको इंडिया अभी तक इस्टेब्लिश करने में नाकामयाब रहा है, तो एक इसको जरूर आपने इस्टेब्लिश करना है। देखिए जब भी इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है तो लाजमी नहीं कि आप सारी रिपोर्ट को रट्टा लगाएं, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपने डिफरेंट टॉपिक के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। देन अलाइंग वुमेन टू वर्क एट नाइट इन द सेम वे एज मेन, ये एक बड़ी समस्या है कि रात की जो नाइट शिफ्ट जॉब है उसको प्रेफर नहीं करती है वुमेन, या उसको प्रेफर करने दिया नहीं जाता है वुमेन को। देन अलाइंग वुमेन टू वर्क इन एन इंडस्ट्रियल जॉब, तो इंडस्ट्री सेक्टर से भी थोड़ा उतना पार्टिसिपेशन नहीं है वुमेन का। देन वी कम टू वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया। अब ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और खासकर इससे आगे वाली स्लाइड का। तो एक तो जहां पर कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर वुमेन का पार्टिसिपेशन, हम लेबर फोर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर काफी अच्छा है। जैसे अगर हम एमजी नरेगा की बात करें तो ओवरऑल 50% है विमेन की पार्टिसिपेशन एमजी नरेगा के जॉब्स के अंदर। देन वी कम टू जो एयरलाइन पायलट्स हैं, तो इंडिया का सबसे हाई रेशियो है विमेन का, तो इंडिया की जो एयरलाइंस है उसमें 15% फीमेल पायलट्स हैं और ये ग्लोबली सबसे हायर रैंक है। देन वी कम टू डिस्पाइट ऑल दीज ओवरऑल पार्टिसिपेशन जो है इकोनॉमी के अंदर या फिर वर्क फील्ड के अंदर वो कम है। सो एज पर द डेटा इंडिया का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है
फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो दुनिया में सबसे कम है। तो जितना भी वर्कफोर्स है हमारे पास उसका सिर्फ 20% फीमेल कंपोज करती हैं। 80% वर्कफोर्स मेल कंपोज है और 20% फीमेल है, और ये दुनिया में लोएस्ट है। एंड वी आर कंपेयर्ड लाइक सऊदी अरेबियाज कंट्री, तो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल कंट्रीज से हमारी बराबरी होती है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अंदर। देन वी कम टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर रिपोर्ट हम देखें तो फिर इंडिया रैंक्स 121 आउट ऑफ 131 कंट्रीज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो जो भी अगर कंट्रीज की फहरिस्त बनाए तो 131 कंट्री में हम 121वें नंबर पे, ऑलमोस्ट एट द बॉटम। तो बाकी अगर आप डेटा छोड़ भी दें, ये डेटा आपके काफी काम का है, जहां पर आप मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन में आप इसको कोट कर सकते हैं। देन वी कम टू गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है। तो जब भी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारी इस तरह की स्कीम्स को बार बार पढ़ते हैं, और अभी मेरा दोबारा इनको पढ़ने का मकसद सिर्फ ये है जस्ट टू रीआइटरेट कि आपके माइंड में वो दोबारा बेल हो जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अवेयरनेस कैंपेन तो है ही है, तो वुमेन की एजुकेशन को खासकर फोकस करने के लिए। देन नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्टरिंग स्कीम विच इज कॉल्ड एज किरण स्कीम। तो ये है encouraging women in R&D domain by providing financial incentives. Then we come to प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, कई करंट अफेयर में हमने डील किया है, इसको आप याद कर लें। देन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, जिसको हम पॉश एक्ट कहते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई करंट अफेयर में हम इसका जिक्र कर चुके हैं। देन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 2017 का, जिसमें मातृत्व के दौरान बहुत सारे बेनिफिट जो खासकर वर्क प्लेसेस के ऊपर है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके थ्रू फीमेल पार्टिसिपेशन को लेबर फोर्स के अंदर खासकर बढ़ाने का प्रयास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, लेकिन ग्लोबली हमारा एवरेज फिर भी बहुत कम है फीमेल के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अंदर। नाउ व्हाई वी नीड दिस थिंग, तो बहुत सारी बातें इसके बारे में ऑलरेडी हम डिफरेंट क्लासेस और करंट अफेयर में करते रहते हैं। कुछ कीवर्ड्स क्या हैं, तो एक तो इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नारी शक्ति के बिना तो बन ही नहीं सकता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि कोई भी पंछी अगर अपने सिर्फ एक पर से उड़ना चाहे तो वो बड़ी उड़ान नहीं भर सकता है। तो आपके मुल्क का जो 50% ओवर द अबव 50% जो वर्कफोर्स है या फिर ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी यूटिलाइजेशन के बिना ये मुल्क एक कामयाब मुल्क नहीं बन सकता है। फीमेल को हर फील्ड के अंदर पार्टिसिपेट कराना लाजमी है। नाउ वी मूव टू द वर्ल्ड बैंक्स लोन टू सपोर्ट इंडियाज हेल्थ सेक्टर। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन का एक किश्तों के अंदर आने वाला लोन डील साइन की है। नाउ वी कम टू वर्ल्ड बैंक 2 कंप्लीमेंट्री लोन देगा, जैसे मैंने अभी कहा किश्तों के अंदर, और ये $500 मिलियन करके इंडिया की प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाएगा फॉर फ्यूचर पेंडेमिक्स, स्पेशली फॉर फ्यूचर पेंडेमिक्स एज वेल एज टू स्ट्रेंथन इट्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 2 चीजों पे डील कर रहे हैं, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तो एस्टैब्लिश करना ही है, साथ में जो पैंडेमिक्स अगर फ्यूचर में कोई अराइज होते हैं तो उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करना भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है। सो ये जो 2 किश्तों के अंदर ये लोन आना है उसको देख लेते हैं। जो पहला $500 मिलियन का जो लोन है, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक हेल्थ सिस्टम फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम। तो इस चीज के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब ये क्योंकि पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है तो दैट विल सपोर्ट द एफर्ट्स to prepare India's surveillance system to detect and report the epidemics of concern। तो ये एपिडेमिक के ऊपर फोकस है। अब जो दूसरा $500 मिलियन आएगा, दैट इज इन्वेस्टेड इनटू एनहेंस्ड हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी प्रोग्राम। तो जो भी हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी प्रोग्राम है उनको एनहेंस करना है, एंड इट विल सपोर्ट द गवर्नमेंट्स एफर्ट टू स्ट्रेंथन सर्विस डिलीवरी थ्रू रीडिजाइन प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल। तो पीएचसी के ऊपर दोबारा से फोकस आ जाएगा इस $500 मिलियन के लोन के साथ। नाउ ये दोनों ही जो लोन्स हैं ये यूटिलाइज किए जाएंगे थ्रू द प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट दैट फोकसेस ऑन अचीवमेंट ऑफ द रिजल्ट्स रादर देन इनपुट्स। जो इंडिया की इस वक्त वैसे भी अप्रोच है कि वी आर नॉट फोकसिंग एट इनपुट्स, रादर वी आर फोकसिंग एट आउटकम्स, के रिजल्ट्स क्या हासिल हो रहे हैं। देन वी कम टू इस लोन के थ्रू इंपॉर्टेंटली अगर इंडिया क्या करने वाला है, तो 2 तो हमें लोन की कैटेगरी पता लग चुकी है, एक एपिडेमिक के ऊपर फोकस है और एक हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। और ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे, दैट इज टू सपोर्ट इंडियाज फ्लैगशिप प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। सो जो आयुष्मान भारत
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चल रहा है, जिसके बहुत सारे कंपोनेंट्स भी हैं नीचे, तो उसको एस्टेब्लिश या रीस्टैब्लिश किया जाएगा और हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी को बेहतर बनाया जाएगा, पर्टिकुलरली इन 7 स्टेट्स, दैट इज ऑफ आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। नाउ वी मूव टू इंडिया के हेल्थ सेक्टर के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया का जो इस वक्त मेन फोकस है वो ये है कि रूरल एरिया के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को एस्टैब्लिश और वर्केबल कंडीशन में लेके आना है। सो रूरल एरियाज में जो फोकस है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के ऊपर, और जो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं ये ज्यादातर हमारे मेजर सिटीज के अराउंड है। तो सेकेंडरी या टर्शरी हेल्थ सर्विसेज को भी रूरल एरिया में एस्टैब्लिश करने का तो इंडिया का इस तरीके का कोई हेल्थ सेक्टर का इनिशिएटिव, बड़ा इनिशिएटिव नहीं दिखता है। तो वहां पे पहले प्राइमरी और फिर सेकेंडरी और टर्शरी ज्यादातर सिटीज के अराउंड एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। देन वी कम टू सेकेंडरी और टर्शरी या जो क्वार्टरनरी केयर फैसिलिटीज हैं, इसमें भी ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर हावी है। बड़े जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स हैं, हॉस्पिटल्स इनके खुले हैं, वो ज्यादा बड़े हॉस्पिटल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, वो भी शहरों के अंदर। कौन से शहर? ज्यादातर फोकस है मेट्रोपोलिसेस और टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022 के थ्रू जो जीडीपी परसेंटेज हम हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं, ये लगातार पिछले कई सालों से इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर है। सो अगर हम देखें 2021-22 के अंदर 2.1% जीडीपी हमने हेल्थ के ऊपर खर्च किया है, और इसके अलावा अगर इसी को हम कंपेयर करें 2020-21 में तब 1.8% था सिर्फ, और 2019-20 में सिर्फ 1.3% था। तो चाहे हमारा डिजायरेबल शेयर ऑफ जीडीपी नहीं हम खर्च कर पा रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बट स्टिल एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इट इज इन इंक्रीजिंग ट्रेंड। नाउ What are the other initiatives by the government of India? अब इसको भी हम बहुत सारे करंट अफेयर में रिपीटेडली पढ़ते हैं, बट जस्ट reiterating, just to ring the bell कि ये सारी स्कीम्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। So what are the initiatives? One is प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, और ये जो $1 बिलियन का लोन आ रहा है उस दोनों कंपोनेंट के थ्रू 500 के थ्रू कहीं ना कहीं इसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। सो इट एम्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंप्रूव कंट्रीज प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी केयर सर्विसेज। देन वी कम टू आयुष्मान भारत है, जिसके प्राइमरली 2 कंपोनेंट है। तो एक तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले जा रहे हैं जिससे कि डोर स्टेप सर्विसेज दी जाए, मतलब लोगों के घरों के करीब ही उनको हेल्थ सर्विस मुहैया कराई जा सके, और साथ ही एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ पुअर फैमिलीज ड्यू टू हेल्थ क्राइसिस। देन वी कम टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। अब इसके थ्रू जो है डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं इन हेल्थ सेक्टर, ऑलमोस्ट ऑल द हॉस्पिटल्स जो खासकर टियर 1 और टियर 2 सिटीज के अंदर है, और इसी के अंदर एक डिजिटल हेल्थ आईडी भी लोगों को प्रोवाइड की जा रही है जिससे उनका हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली प्रोटेक्टेड रखा जा सके और कहीं पर भी उसको इजीली एक्सेस कर सके। देन नेशनल आयुष मिशन है जिसके ऊपर एलोपैथी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस को कम करके और भारतीय ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम को प्रमोट करने की व्यवस्था है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी मनचाही चिकित्सा पद्धति के थ्रू अपने रोगों का इलाज करा सके और ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी बढ़ावा मिले। देन वी कम टू प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना दैट एम्स टू करेक्ट रीजनल इम्बैलेंसेस इन द अवेलेबिलिटी or affordability in tertiary healthcare services and also augment the facilities for quality medical education in the country। तो जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना दिस मेडिकल एजुकेशन के बारे में भी बात करती है। Now we move to the practice questions. Consider the following statement regarding the special window for affordable and mid-income housing investment fund. So the very first thing, the fund is sponsored by the Ministry of Finance, Government of India and is managed by SBI Cap Ventures Limited, which is a state bank group company. थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, आई बिलीव ये सारे शब्द अभी तक आपके माइंड में रिसाउंड कर रहे होंगे। द वेरी फर्स्ट इज ओके। देन इंडियाज लार्जेस्ट सोशल इम्पैक्ट फंड specifically formed for completing the stress and stalled residential project. It is also true. Now, the fund considers only the experienced and profit-making establishment developers. ज्यादातर स्कीम्स के अंदर ये ट्रू होता है, बट इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर दिस इज फॉल्स। तो पहली बात तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए नहीं है, जो फर्स्ट टाइम डेवलपर है उनके लिए भी है, और प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो खासकर ये नहीं है। ये खासकर उनके लिए है जो हाउसिंग प्रोजेक्ट या तो स्ट्रेस्ड है या स्टॉल्ड है।
रेजिडेंशियल जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं. सो 3 इज नॉट देयर. आवर आंसर इज 1 and 2 and A in this particular case. A is the answer. Then we come to consider the following statement. Recently, the government of India and the World Bank signed 2 complementary loans worth $1 billion to support and enhance India's healthcare infrastructure. Yes, it is true. The 500 million Public Health System for Pandemic Preparedness program will support efforts to prepare India's surveillance system to detect and report epidemics of concern. मतलब शब्द तो बहुत सारे हैं, बट हमें ये पता है कि पहला $500 मिलियन जो पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है उसके लिए है. दिस इज ट्रू. देन वी कम टू another 500 million enhanced health service delivery program will support the government's efforts to strengthen service delivery through redesigned primary healthcare model. अब इसमें भी शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन हमें पता है कि दूसरा जो पर्टिकुलर $500 मिलियन है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस मॉडल को एनहेंस करने के लिए है. सो all 3 are true. All the above. D is our answer. मतलब अगर ये 3 फैक्ट भी आप उस पर्टिकुलर करंट अफेयर से रिलेटेड याद कर लें तो मसला हल हो जाएगा. That is all for today. Thank you so much.